कविता मुंबई के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम है कविता पाठ एवं वक्तव्य का। आज हमारे आमंत्रित कवि हैं आदरणीय श्री प्रफुल्ल शिलेदार जी नागपुर से, और आदरणीय अनामिका अनु जी जो है ये त्रिवेंद्रम से इन्होंने ज्वाइन किया है। आप दोनों का स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान हैं जो कि दोनों कवियों के कविता पाठ के बाद अपना वक्तव्य देंगे। आदरणीय श्री विजय कुमार जी मुंबई से, जो कि ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं हिंदी विश्व के। और हृदयेश मयंक जी भी आज यहाँ मौजूद हैं, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। और भास्कर चौधरी जी ने भी ज्वाइन किया है, आप छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार और। सबसे पहले मैं कविता पाठ के लिए थोड़ा ये बता दूं कि ये नया चैनल हमने करीब 3 हफ्ते पहले शुरू किया है, तीसरा एपिसोड है। और हमारी कोशिश है कि इसमें हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को भी शामिल किया जाए। मराठी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, ये सब संभावनाएं तो मुंबई में है ही। और कुछ ऐसे कवि भी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है लेकिन वो हिंदी में लिखते हैं, तो प्रफुल्ल शिलेदार जी ऐसे ही कवि हैं, द्विभाषी कवि, हिंदी और मराठी दोनों में आप बराबर लिखते हैं। तो शुरुआत में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अनामिका अनु जी को कविता पाठ के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो शुरू करें, मैं उनका परिचय दे दूं। अनामिका जी का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ और फिलहाल केरल में रह रही हैं। हम जानते ही हैं कि डॉक्टर अनामिका अनु को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2020 में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा राजस्थान पत्रिका वार्षिक सृजनात्मक पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ कवि के लिए मिला था 2021 में। रजा फेलोशिप आपको प्राप्त है। इसके अलावा आपको 2023 का महेश अंजुम युवा कविता सम्मान भी मिला। केदार न्यास इस पुरस्कार को देता है। आपके प्रकाशित काव्य संग्रह का नाम है इंजी करी, जो कि वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, और रजा फाउंडेशन भी इस प्रकाशन में शामिल रहा। आपके आपका आपके किताब यारेख प्रेम पत्रों का संकलन इस नाम से भी प्रकाशित है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस हिंद पॉकेट बुक्स, इस किताब को आपने संपादित किया है। और केरल के कवि और उनकी कविताएं इस नाम से एक संपादित पुस्तक भी आपकी प्रकाशित है। आपकी किताब सिद्धार्थ और गिलहरी राजकमल प्रकाशन से आई है, जो कि केरल के मशहूर कवि के सच्चिदानंदन की 51 कविताओं का अनुवाद है। आपकी कविताओं का अनुवाद अनेक भारतीय भाषाओं में हो चुका है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, आपने एमएससी किया है यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल के साथ, और पीएचडी भी किया है विज्ञान में ही। और ख़ास बात यह है कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डीएसटी की तरफ से आपको इंस्पायर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आपकी रचनाएं देश की अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। तो स्वागत है अनामिका जी कविता पाठ के लिए। नमस्कार। केरल के तिरुवनंतपुरम से मैं अनामिका हूँ। मैं आज जो पहली कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है माइलाई गांव के बच्चियों की कब्र, 1968। माइलाई गांव में मारी गई कुछ बच्चियां सिन्ह पेंटिंग बन गईं। कुछ फूलों की क्यारियां, कुछ प्राचीन लाल टाइलों वाली छत और दीवारें। कुछ अब भी विचरती रहती हैं गोल नाव में बैठकर। वे देखती हैं कभी आकाश तो कभी नारियल के पेड़। अच्छा है भाई, वाह। संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में रो रही थी एक इराकी लड़की। उसके रोने भर से जाग गई थी कब्रों में सोई उन बच्चियों की आत्माएं जिनके देह पर उम्र से ज्यादा बड़े घाव थे। वाह। उस यजीदी लड़की ने एक बार कहा था,
कि काश युद्ध में सताई गई वह अंतिम लड़की हो पाती। बहुत और अच्छी आमीन से गूंज उठी थी सब कपड़े। अच्छी है भाई अनु जी, वाह। दूसरी कविता का शीर्षक है रसूल का गांव। रसूल के गांव की समतल छत पर बैठी चिड़िया कभी कभी भोर के कानों में आवार में मिट्टी कह जाती है। शोरगुल के बीच सिर्फ दो शब्द नसीहतों के कह जाते हैं रसूल कानों में। मास्को की गलियों में उपली छपी दीवारें नहीं हैं, कहते थे रसूल के अब्बा। आंखों में रोशनी की पुड़िया खोलती साता गांव की लड़कियां आज भी आती होंगी, माथे पर जारन की गठरी लेकर, और सर्द पहाड़ियों पर कविता जन्म लेती होगी। रसूल, क्या आपके गांव में अब भी वादियां हरी और घर पाशानी हैं? कल ही की बात हो जैसे सिगरेट सुलगाते रसूल कहते हैं, अपनी जबान और मेहमान को हिकारत से मत देखना, वरना बादल बिजली गिरेंगे हम पर, तुम पर, सब पर। बहुत बहुत मैं खूब। रसूल जी मैं अच्छी। रसूल शुक्रिया। मैं रसूल हमजा तो आज भी दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। खट खट, मांस और भूजा परोसने का समय हो गया है, उठ जाओ। मैं अंदर आऊं या मेरे बिना ही तुम्हारा काम चल जाए। तीसरी कविता है माँ बहुत अकेली रह गई। माँ अकेली रह गई, खाली समय में बटन से खेलती है। वे बटन जो वह पुराने कपड़ों से निकाल लेती थी कि शायद काम आ जाए बाद में। हर बटन को छूती, उसकी बनावट को महसूस करती, उससे जुड़े कपड़े और कपड़ों से जुड़े लोग, उनसे लगाव और बिछड़ने को याद करती। हर रंग, हर आकार और बनावट के वे बटन। ये पुतली के छठे जन्मदिन के गाउन वाला लाल फ्रॉक के ऊपर कितना फबता था ना, मोतियों वाला ये सजावटी बटन। ये उनके रेशमी कुर्ते का बटन, ये बिट्टू के फुल पैंट का बटन। कभी अखबार पर सजाती, कभी हथेली पर रख खेलती। कौड़ी छुटका खेलना याद आ जाता, नीम पेड़ के नीचे, काली माँ के मंदिर के पास। फिर याद आ गया उसे अपनी माँ के ब्लाउज का बटन। वो हुक नहीं लगाती थी, कहती थी बूढ़ी आंखें बटन को टोह के लगा भी ले, पर हुक को फंदे में टोह कर फंसाना नहीं हो। बाबूजी के खादी के कुर्ते का बटन होगी यहीं कहीं, ढूंढती रही दिन भर। अपनों को याद करना भूलकर दिन कटवा रहा है बटन, अकेलापन बांट रहा है बटन। भारत भूषण पुरस्कार तो आज इसी कविता पर मिला था। जी, अगली कविता का शीर्षक है मेरे सांची के स्तूप। मेरे सांची के स्तूप, तुम तोरणों से घिरे हो, मैं पर्यटक बनकर तुम्हारे प्रांगण में आ जाऊं, संभव ही नहीं। तुम अब भी सलीके का बाजार लगाए बैठे हो, तुम विप्लव के गीत क्यों नहीं गाते? तुमने स्वेतलाना का जुबानी इतिहास पढ़ा नहीं अब तक? तुम बुद्ध का उपदेश लेकर आते हो, मैं बुद्धि से तोड़ती हूँ तुम्हारे दुर्ग और तोरण को। तुम हर तस्वीर में खुदा लगते हो, मेरी कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं जिसमें मैं मनुष्य लग सकूं। तुम लंबी तान सा मत आना, तुम श्रुति नाद सा आना, तुम भद्रता की थाप लाना, मैं प्रेम की मुद्राएं। तुम अकवन फूल लाना, मैं भैरव लाऊंगी। तुम जावा कुसुम लाना, मैं आ जाऊं। क्या बात। मैं वैभव के गुरुत्व बोध से संतप्ते का कविता, तुम छंद बोध सहाना। न मैं अग्निमित्र न सतकर्णी का कोई कलाकार, मैं युद्ध हूँ स्थापित को
ध्वस्त करती आई हूँ। तुम मिलना मुझसे, जीर्णता और विघटन के बीच प्रतीक्षा उत्सुक दालान की बिछी घास पर। जनरल टेलर बौद्ध वृक्ष के नीचे द क्रिम्सन बैनर गा रहे हैं। बताओ ना, क्या उन्होंने कभी किसी आयरिश लड़की से प्रेम किया था? प्रेम में पड़े होते हैं विद्रोह के बीज, कब खनक उठे बुद्ध भी नहीं जानते। जापानी तांबे की घंटियों तक मैं पहुंच ही नहीं पाती। सांची, तुम थोड़ा झुक जाओ। किसी से प्यार करना आसान नहीं होता, मगर तुम्हारी आंखें इतना बोलती हैं कि मैं फारिग ही नहीं हो पाती। चलो, तुम्हारी एक और तस्वीर ढूंढती हूँ। नीम के पेड़ पर हॉर्नबिल है। जो तुम्हारे स्वप्न न हो तो जिराफ बनने से परहेज किसे है? तुम्हारी अना। अगली कविता है, मॉस्को में है क्या कोई बेगूसराय। कल जब राजेश्वरी मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर याद कर रही थी माँ को, तो बिंदुसर सरोवर में खिल गए लाल कमल। जब घर को याद किया तो वह तिरहुत नागर शैली में खरा कोई मंदिर लगा मुझे। खट्ठास, खिक्खीर, सारन, लालसर, बगेरी, पंडुक्की कैथी की तरह विलुप्त हो गए। कल तिलकोर के पत्ते पर पिठार लगा रही थी रमा। मैंने महसूस किया उन हथेलियों की भंगिमा और उसका रंग तुमसे मिलता जुलता है माँ। घिउरा और कटहल के बीज की चटनी जब खाती हूँ तो भुने धनिये की गंध मुझे रुला देती है। मेरी सासू माँ की उंगलियां बहुत पतली और सुंदर हैं। भुन्ना मछली की चर्चा होते ही मेरे भीतर पिता जाग उठते हैं। मैं पूरे दिन ना कुछ खा पाती हूँ, ना मुझे प्यास लगती है। कामनाएं खिखिर की दुम हैं जो रात में मोटी हो जाती हैं। आश्रय विहीन वो रात भर करता रहता है विलाप। टिटही टांग ऊपर करके सोता है ताकि आसमान न गिरे जमीन पर। कांवर झील में प्रवासी पक्षी कम हो गए। प्रेम की चाह अब भी बहुत बड़ी है, बस उसमें निर्मल जल और मीन ही नहीं, मौसम जो बदला है। अधनंगा, सुरखा, मजीठा, अरुण, चेंट सब लौट गए क्या अपने देश? जूते खेत पर पसरी चांदनी हो गई भदे सब। कार्गो फुरान छीट भगाया अतिथि सुजान। यह विचित्र देश अतिथि देवो भव का कौन कर रहा है अब तक निर्लज गान? सालिम चिड़ियों के बारे में कितना जानते थे? तुम प्रेम के बारे में क्या जानते हो? बिहार का मास्को है बेगूसराय। मास्को में है क्या कोई बेगूसराय? सालिम अली को आप याद करते अब आखिरी कविता है, इसका शीर्षक है मोनपा। वह मोनपा लड़की जो जानती है, मैं वह देख रहा हूँ। अरुणाचल के पानी में डूब रहा है केरल। थांगा पेंटिंग बनाती उस फुली हुई आंखों वाली लड़की ने एक दिन बस यूं ही खिलाया था धूप का नूडल, और मन उन्हीं नूडलों में आज तक फंसा रहा। पहक चटनी सी तीखी बातें करती वह लड़की, अंदर से सोयाबीन भरी थी। जरा सी नरम बात नहीं उड़ेली, कलेजा मोम कर लेती थी। एक याक, तीन सुअर और दो भेड़ तब ताक रहे थे मुझको। उसकी माँ अनविघ्न बनने का अभिनय करती रही और बुनती रही कालीन, मानो प्रेम में कर रही हो मध्यस्थता। झूठ कहते हैं लोग, मोनपा व्यापार में करते हैं मध्यस्थता। प्रेम में करते हैं, मैं जान गया था उस दिन। बांस की चूड़ियों से सजी हाथ ने एक चटक लाल इंडी थमाया था। बारिश भी हुई थी, बुखार भी आया था। बांस का झुमका मेरे पास उसकी निशानी है, जो मेरी लिखी किताबों के बीच पुरस्कार सा पड़ा है। फरवरी का तीसरा हफ्ता लोसार था उस दिन। लोसार यानी नव वर्ष, नव हर्ष। रस भरी लड़कियां पानी भरने गईं सज धज कर। 8 शुभ चिन्हों से सजी दीवारें बोल रही थीं। गरम छांग जौ के सत्तू से महक रहा था घर आंगन।
कुएं पोखर पर जल रहे थे धूप दीप, बर्तनों के मुंह पर सूत बंधी थी। सब गए थे तवांग मठ। उसके लौटने से पहले मैं समेट चुका था खुद को। केरल में मंजारी के बीजों से सड़क पटी थी, शुष्क लाल बीजों पर दिल उकेरा था। 6 महीने बाद इड्डुकी डूब गया। उस मोनपा लड़की का ने सच्चा था और उसके आंसू अंतहीन। शुक्रिया। अभी और वक्त है, अनु जी सुनाइए कुछ और। जी, आपके पास अभी 2-3 मिनट है। महामारी, बंद स्कूल, मैं और बिल्ली। मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगी। मेरे घर में मछली और भात नहीं पकती है रोज, दूध भी रोज नहीं आता। हर दिन छक्कर खा पाना मुश्किल है, तुम्हें क्या खिलाऊंगी। अब्बा 1 साल हुए लौटे नहीं। अम्मी को इस महीने भी काम नहीं मिला। स्कूल बंद है, दोपहर का भोजन भी। इस गेट पर कब तक मेरे साथ बैठी रहोगी प्यारी बिल्ली। तुम किसी की दीवार फांद कहीं भी म्याऊं म्याऊं कर मांग सकती हो भोजन। तुम बिल से चूहे पकड़ कर खा सकती हो। बगल की खेत किसी के घर आंगन में जाकर भी कुछ खा सकती हो। मैं मूली की इस खेत से एक मूली उखाड़ कर खा लूं तो पहरेदार चोर कहेगा। मैं म्याऊं म्याऊं करूं तो लोग पागल कहेंगे, पत्थर मारेंगे और कोई भी कुछ भी खाने को नहीं देगा। तुम मेरे साथ बैठकर स्कूल और दोपहर के भोजन की प्रतीक्षा छोड़ दो। तुम्हारे पास मुझसे अधिक विकल्प हैं। बहुत बहुत अच्छी कविता। एक कविता है जो मैंने रसप्रिया पढ़ते वक्त लिखी थी। हमारे बिहार से आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। उनकी रचना पढ़ते वक्त मैंने कुछ कविताएं लिखी थी 10-12, जो अलग अलग जगहों पे आई। मगर अभी मुझे दिख नहीं रही है कि मैं वो कविता सुना सकूं, लेकिन एक देखिए, कविता है लिंचिंग। आप ये आखिरी कविता सुन लें। शीर्षक है लिंचिंग। भीड़ से भिन्न था तो क्या बुरा था। कबीर भी थे, अंबेडकर भी थे, गांधी भी। गांधी की भीड़ कभी पैदा हुई है क्या। पत्ते खाकर आदमी का रक्त बहा दिया। दोष सब्जियों का नहीं, विचार का है। इस बात पर कि वह खाता है वह सब जो भीड़ नहीं खाती। खा लेते कुछ भी, पर इंसान का ग्रास। आदमखोर इन प्रेतों के बढ़ते झुंड आपके पास आएंगे। आज इस वजह से, कल उस वजह से। निशाना सिर्फ इंसान होंगे। जो जन्म से मिला कुछ भी नहीं तुम्हारा, फिर इन चीजों पर इतना बवाल, इतना उबाल, ऐसा फसाद। आज अल्पसंख्यक सोच को कुचला, कल अल्पसंख्यक जाति, परसों धर्म, फिर रंग कद काठी लिंग को, फिर उस गांव शहर देश के लोगों को जिसकी संख्या भीड़ में होगी कम। किसी एक समय में किसी एक जगह पर हर कोई उस भीड़ में होगा अल्पसंख्यक, और भीड़ की लपलपाती हाथें तलाशेंगी सबका गला, सबकी रीढ़, सबकी पसली। पहले से ही विभत्स है बहुसंख्यकों का खूनी इतिहास। अल्पसंख्यकता सापेक्षिक है, याद रहा नहीं किसी को। असभ्यों की भीड़ से एक को चुनकर सभ्यों की जमात में खड़ा कर दो और पूछो तुम्हारा स्टेटस क्या है। हो गया। और वक्त हो गया ना मेरा, 10 मिनट मुझे मिला था। ठीक है। कोई छोटी कविता हो तो सुना दीजिए या फिर जैसा आप ठीक समझें। अच्छा, एक है छोटी कविता, सुनाती हूँ आपको। कविता का शीर्षक है वे बच्चे। वे बच्चे जो पेंसिल छीलते रहते हैं डस्टबिन के पास, जो कक्षा में होकर भी अलग सी दुनिया में होते हैं, खुद से बातें करते, दूसरी दुनिया के चक्कर काटते। ये बच्चे अनछुए रह जाते हैं उस ज्ञान से जिसे हम हर रोज परोसते हैं। प्रश्न की दीवारों को ताकते ये बच्चे कहाँ पार कर पाते हैं परीक्षा की परिधि। केंद्र से अछूते आत्मलीन इन बच्चों की आंखों में क्या होता है। चौकोर भोर जिसकी चारों भुजाएं एक सी, सब उसे वर्ग कहते हैं ये दृष्टि।
इनके पेट में एक उबाल होता है, आंखों में बेचैनी, पानी की बड़ी-बड़ी घूंट पीते, उल्टे डी, बी, आ, ऊ लिखते, हर गोल से भागते ये बच्चे परिधिहीन दुनिया की सैर पर होते हैं। आसमान सबका है, ये सच भी है और तय भी। ये बच्चे अपना आसमान स्वयं गढ़ते हैं, फिर उन पर हीरे सा चमक उठते हैं। इनके आसमान में न चाँद होता है, न बादल। छूटते सपनों के ये बाजीगर खरीद लाते हैं कबाड़ के मोल में हीरा और फिर लिखी कही जाती है इन पर अनगिनत कहानियां। ये जो धूप का टुकड़ा लाते हैं वह भी उजाले का हिस्सा है। इनकी कोरी कापियां दस्तक है हमारे ज्ञान कोश पर। बड़ी बड़ी आंखों वाला है बिन, झूठ नहीं कहता, वह सपने नहीं देखता, सपने उसे देखते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत विविधतापूर्ण कविताएं थी, और ये कुछ निरालापन है। इसी वजह से आपके कवि जीवन की शुरुआत में ही आपकी कविताएं बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपी हैं। और अ, कविता तो ठीक है, सब जानते ही हैं। आपकी साइंस में भी आप एक कैपेबल स्टूडेंट रही हैं, तभी आपको डीएसटी का अवार्ड मिला है आपकी पीएचडी पर। तो ये भी एक खास बात है जो उल्लेखनीय है। ये जो भारत भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत जो कविता थी, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताएं जरा कि किस तरह से उस कविता ने जन्म लिया। एक्चुअली मेरे पिता की बड़ी असमय मृत्यु हुई। वो थियोरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बहुत रिनाउंड प्रोफेसर, और उनकी अचानक से 55 वर्ष उनकी उम्र थी, उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय मैं अहमदाबाद में इसरो के का इंटरव्यू, वैज्ञानिक का एक इंटरव्यू देने गई थी। जब मैं आई तो मुझे पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। उसके बाद मैं जो काम था उन सबों को छोड़कर माँ के साथ रहने की ठानी। तो मैं केरल से बिहार चली गई और 1 डेढ़ वर्षों तक मैं वहीं रही, माँ को उस पीड़ा और उस अवसाद से निकालने के लिए। इस क्रम में हर दिन माँ बहुत उदास रहती थी और हर दिन माँ रोती थी। एक दिन जब मैंने देखा कि माँ आज अपेक्षाकृत कम उदास है और आज वो रो नहीं रही है और बरामदे पे बटन से खेल रही है। तो और पूरे दिन वो व्यस्त रही, इस अलमीरे से उस अलमीरे, वो कुछ तलाश रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या खोज रही हो? तो उसने कहा कि मैं पापा के कुर्ते को खोज रही हूँ जिसका बटन यहाँ था। तो वो पूरे दिन व्यस्त रही उस कुर्ते को खोजने में और वही एक दिन था जिस दिन वो नहीं रोई और दिनों की अपेक्षाकृत कम उदास रही। तो क्या मुझे बात। लगा कि ये बटन जो है और इस बटन से लगी कुर्ते की तलाश में उसने एक अपेक्षाकृत स्मृतियाँ जो है सही उनकी। दिन गुजारा। तो उसी समय मैंने ये कविता लिखी, ये मेरे जीवन की पहली कविता। तो बहुत मार्मिक वृत्तांत थे। और माँ का साथ देने के लिए फिर आपने इसरो की जो अपॉर्चुनिटी थी, एक वैज्ञानिक के तौर पर आपको ऑफर आया था, और आप इसरो ज्वाइन नहीं कर सकी। नहीं, मैंने जॉइन ही नहीं किया तो जी। वैज्ञानिक कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैंने डीएसटी से पीएचडी पूरी की और स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के जो रिसर्च विंग्स थे उसमें उन बच्चों से मिली। ये वे बच्चे कविता मैं वहीं से लेकर आई हूँ जो बच्चे आपकी भाषा में सामान्य नहीं, नहीं है। बिल्कुल, ये आखिरी कविता आपकी जो बच्चों पर थी वो भी बहुत हाँ, खास थी। जी। हाँ, ये उन्हीं दौरान मुझे मिले। लेकिन उन वर्षों का अलग ही लेखा-जोखा है, अब मैं मुड़कर नहीं देखती। बहुत शुक्रिया अनामिका जी, बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही सहज और बहुत ही सशक्त कविताएं आपकी रहीं। और ये आज की सुबह कुछ सार्थक हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब प्रफुल्ल शिलेदार जी भी मौजूद हैं हमारे बीच में। अब मैं प्रफुल्ल जी का परिचय दे दूं। काफी कुछ आपने काम किया है, बहुत संक्षेप में मैं आपका परिचय कवर करना चाहूंगा। मेरे जी। सामने बहुत विस्तृत परिचय है। आप हिंदी और मराठी के कवि, अनुवादक, आलोचक हैं। आप दोनों भाषाओं में अनुवाद करते हैं, हिंदी से मराठी और मराठी से ये हिंदी। और पिछले 6 वर्षों से आप मराठी की एक साहित्यिक पत्रिका युगवाणी है उसका संपादन कर रहे हैं। आपके मराठी में 4 कविता संग्रह आए हैं, जबकि हिंदी में 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आपकी कविताओं का हिंदी सहित अंग्रेजी और अनेक विदेशी भाषाओं में भी
अनुवाद हुआ है। और आपके हिंदी संकलनों के नाम मैं बता दूं, पैदल चलूंगा, और ये नाम है, शीर्षक है किताब का। और एक दूसरा कविता संग्रह आपका है, समुद्र पर दस्तक। आप कई वर्षों से अनुवाद कार्य कर रहे हैं। अनेक बड़े कवियों का आपने मराठी में अनुवाद किया है। विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ज्ञानेंद्र पति, चंद्रकांत देवताले, उदयन वाजपेयी, इन सारे कविताओं के हिंदी अनुवाद पुस्तकाकार प्रकाशित हैं। इसके अलावा मलयालम कहानीकार मानसी की कहानियों का भी आपने मराठी में अनुवाद किया है। लैटिन अमेरिकन और अनेक यूरोपीय भाषाओं के कवियों का भी आपने मराठी में अनुवाद किया है। काफी कुछ आपकी उपलब्धियां हैं जो मैं देख बस रहा हूँ। और ठीक आपने कविता के सिलसिले में अनेक देशों की यात्राएं भी की हैं, यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व आदि सभी। और कविता पाठ आपने भारत में भी अनेक जगहों पर, जैसे भारत भवन है, BHU है, या दिल्ली के जो साहित्यिक सांस्कृतिक केंद्र हैं, एक तरह से बहुत सी उपलब्धियां हैं आपकी। संपादित किताबें भी आपकी 5 हैं, यहाँ नाम गिनाने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। है। और अनेक संकलनों में आपकी कविताएं प्रकाशित हैं। तो प्रफुल्ल शिलेदार जी, जी बहुत जी स्वागत है आपका। जी आप जरा बताएं कि देखिए, ये मुझे बहुत आप दिनों तक म्यूट पता नहीं था। शिलेदार जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, प्रफुल्ल जी अनम्यूट करिएगा खुद को। जी 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 हाँ, जी अभी अनम्यूट कर लिया है। जी जी। जब मैं कविता MP में पढ़ता हाँ था स्कूल में, तो मुझे कल्पना नहीं थी, बाद में पता लगा कि नागपुर जो है मध्य प्रांत की राजधानी रहा है, CP एंड जी बेरार। जी जी और शुक्ल बंधुओं की राजनीति वहीं से शुरू हुई। पंडित जी रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री थे, तो वहीं पे थे। जी जी और इस प्रकार से नागपुर में हिंदी और मराठी का एक बराबर कल्चर है। सही बात है। लेकिन यदि पढ़ाई मराठी मातृभाषा में आपकी शायद शुरू में हुई है, जी तो फिर हिंदी में लिखना जो है, एक तरह से एक अलग ही प्रतिभा उसके लिए चाहिए। जी दोनों भाषाओं में आप बराबर लिखते हैं। थोड़ा आप जी इस बारे में कुछ कहें कि इतना लगाव हिंदी से भी कैसे रहा आपको? जी पढ़ाई तो जैसा आपने कहा मराठी में हुई, लेकिन ये शहर ऐसा है नागपुर, जहाँ मेरा जन्म हुआ, एक मिली जुली संस्कृति का शहर है। एक गंगा जमनी संस्कृति जिसको हम बोलते हैं, वैसा ये नागपुर है। और जो हमारे जो लोगों के जो व्यवहार है, जो बातचीत होती है घर के बाहर पढ़ने के बाद में, तो बहुत सारी काफ़ी बातचीत हमारी हिंदी में होती है। तो मराठी और हिंदी दोनों भाषाएं यहाँ पर बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से एक दूसरे के गले में हाथ डालकर एक साथ चलती रहती है। तो हिंदी कभी मुझे पराई भाषा लगी नहीं। दूसरी बात, आगे जैसा मराठी में मैं लिखते गया, तो साथों साथ मैं हिंदी पढ़ भी रहा था, हिंदी से अनुवाद भी कर रहा था। और अनुवाद करते गया, कई लोगों से परिचय होते गया, बहुत घनिष्ठता होती गई। और हिंदी में एक मेरे विचार प्रक्रिया का कहेंगे या सोच का एक हिस्सा बन गई। तो कई बार मैं हिंदी में भी विचार करने लगा और हिंदी में ठेठ लिखने भी लगा। तो ये मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है, क्योंकि क्या है कि एक भाषा की संस्कृति से परिचित होना, परंपरा से परिचित होना, इससे कभी भी बेहतर है। जैसे अनामिका जी को अभी मतलब फॉर्च्यूनेट मलयालम पूरी परंपरा उनको ज्ञात है, तो हिंदी की परंपरा और समांतर रूप से मलयालम परंपरा। तो इस तरह से जितनी अधिक भाषाओं से अपना परिचय हो, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा आखिर थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाने के लिए ये अच्छी बात होती और है, एक बात ऐसा मैं यहाँ लगता है। उल्लेख करूंगा कि प्रफुल्ल जी की उनके एक संग्रह का ब्लर्ब जो है आदरणीय विजय कुमार जी ने लिखा है। जी और जी जी दूसरे हिंदी संग्रह का ब्लर्ब जो है आदरणीय राजेश जोशी जी ने राजेश लिखा है। जी 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 तो बहुत उपलब्धियां हैं आपकी इन दोनों भाषाओं में। तो जी आप अपना कविता पाठ प्रारंभ करें। प्रफुल्ल जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। प्रशांत जी, मयंक जी, विजय कुमार जी भी यहाँ पर है, हुबनाथ जी है, तो भास्कर चौधरी जी है। इन सब का मैं पहले आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कश्मकश। भीतर रह नहीं पाता हूँ, सो बाहर बाहर निकलता हूँ। मुंह से बाहर निकलकर बहती हुई हवा बन जाता हूँ। आंखों से बाहर निकलकर दूर तक का दृश्य बनता हूँ।
कानों से बाहर निकलकर भूली मिली आवाजें होता हूं, स्मृति से बाहर आकर जीने का अंग बनता हूं, भाषा से बाहर आकर कविता का भीतर होता हूं। इस बाहर निकलने से भी बाहर निकलने की कोशिश में लगा रहता हूं, कोशिश में लगा रहता हूं। अगली कविता यहां मैं पढ़ूंगा। तो अनुवाद के बारे में आपने बताया, तो एक अनुवाद पर कविता है। इस कविता का शीर्षक ही कविता का अनुवाद यह है। कविता का अनुवाद करने के लिए मैं कविता के भीतर जाता हूं। तो एक कवि भाषा की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से धूप के पुल से कोहरे के पहाड़ पर ले चलता है। वह इतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि पूरी मनुष्यता नजर आने लगती है। एक कवि समय के भीतर तक ले जाता है। एक कवि समय के भीतर तक ले जाता है और सुनाता है धीमी लय में चल रही काल की धड़कन। एक कवि हाथ पकड़कर खौफ भरी भीड़ में घुसता है। एक कवि मुझे सिखाता है कविता की भाषा। एक कवि ऐसी भाषा में लिख कर दिखाता है जिसे मैं कभी लिख नहीं पाऊंगा। एक कवि के पीठ पर मैं देखता हूं समय के करारे कोड़े। सारे कवि खोल देते हैं मेरी देखी हुई दुनिया की अनदेखी खिड़कियां। क्या बात और अंत में सारे दरवाजे खोलकर अपनी कविता के भीतर खुले दिल से मेरा स्वागत करते हैं, मेरा स्वागत करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब विमल भाई। इसी श्रृंखला में अगली कविता में पढ़ रहा हूँ। ये मेरे पैदल चलूंगा संग्रह से ये सब कविताएं हैं, 2-3 कविताएं। कभी नहीं था आसान। एक कवि दंगे में भरे रास्ते के बीचों बीच गर्दन सीधी करके खड़ा है। दंगाई उसके बारे में कोई राय नहीं बना पा रहे हैं। भीड़ ने उसे घेर रखा है। सवालों की बौछार हो रही है उस पर। कवि को कुछ याद नहीं आता, अपना पराया कुछ नहीं सूझता। वह अपनी जाति भूल गया है। वह अपने धर्म के बारे में कुछ बता नहीं पाता। बहुत पूछने के बाद हताश हो गया है दंगाई। कवि कहता है वह अभी अभी चित्रे, मुक्तिबोध, नेरुदा पर भाषण देकर लौट रहा है। वह बोलने लगता है कविता की पंक्तियां तो दंगाई भौचक्के हो जाते हैं। कवि के माथे पर जख्म है, उससे खून सी बहती भाषा तोड़ती है व्याकरण के नियम, तोड़ती है संप्रेषण का प्रयोजन। वह निरर्थ, निराकार, निशब्द होती जा रही है। जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़ा कवि मनुष्यता और पशुता के संधिकाल में जी रहा है। कविता लिखने जैसा धूमिल काम कर रहा है, पर उसकी ओर ध्यान देने का वक्त ही नहीं किसी के पास। दंगाई कभी भी कर सकते हैं सर कलम, यह जानने के बावजूद रास्ते के बीचों बीच अपनी कविता के बाड़े में खड़ा है, गर्दन ऊंची कर, चारों ओर निहारते हुए दर्ज कर रहा है दंगों के ताने बाने। वह जान चुका है कभी नहीं रहा आसान इस पृथ्वी पर जीना। वह जान चुका है कभी नहीं रहा आसान इस पृथ्वी पर जीना। प्रकृति की लय पर अपना गाना गाना, समष्टि के महाकाय रथ पर सवार होना, नए निर्माण के लिए खुद ही लिखे सूक्तों की इमारत ढहाते जाना, गर्दन सीधी रखकर दर्ज करते जाना, सोखना और फिर भाषा में बह निकलना, फिर भाषा में बह निकलना। वाह वाह। अगली कविता का शीर्षक है खोई हुई चीज। समुद्र पर दस्तक से यह कविता है। खोई हुई चीज
जहां खो जाती है वहीं सुकून से पड़ी रहती है। मासूमियत में अंदर ही अंदर मुस्काती है। आखिर छूट गई उसकी उंगली, मिल गई मुक्ति। उसके लिहाज से तो गुम हो गए हैं, असल में तो हुए हैं आजाद। कितनी सुखद होती है आजादी, सभी बंधनों से मुक्तता, खुले आकाश में विहरना, अपने ही गुरुत्वाकर्षण में रहना। इतने दिनों तक अपनी कोई अलग पहचान ही नहीं थी। जो थी वो उसी की वजह से थी। उसकी कोई चीज हो, बस यही थी अपनी पहचान। लेकिन अब वैसा नहीं रहा। भले रास्ते के बीचों बीच पड़ी हुई, या हरी धूप पर लेटी हुई, या पांव तले कुचली जाती हुई, लेकिन आजाद। अब दुनियादारी है। किसी की तो नजर पड़ेगी, दूर से भाप लेगा। चीज पसंद आ गई तो झट से उठाकर इधर उधर देखकर डाल देगा जेब में। फिर डांट डपट कर बोलेगा, बस कर तेरी आजादी। फिर डांट डपट कर बोलेगा, बस कर तेरी आजादी। अब हो तुम मेरी जेब में। इसके आगे खूब इतराना, लेकिन यही जताकर कि अब तुम मेरी चीज हो, अब तुम मेरी चीज हो। अगली कविता इसी संग्रह से पढ़ता हूं। ये कविता का शीर्षक है, कविता मुंबई मंच है अपना, तो थोड़ा मुंबई की तरफ मुड़ते हैं। मुंबई में कई साल रहा मैं, तो मुंबई पर भी कुछ कविता है। उसमें से कुछ दो तीन कविताओं में यहाँ पढ़ रहा हूँ। ये कविता का शीर्षक है, हे ईश्वरो परमेश्वरो। एक आवाहन है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। क्रिसमस के दिन कुलाबा के होली नेम चर्च में गया। क्रूस पर कीलों से गड़े जीसस के आगे नतमस्तक हो गया। ईद के दिन क्रॉफर्ड मार्केट की जुम्मा मस्जिद गया, नमाज पढ़ने के लिए माथा टेक दिया। बुद्ध जयंती को घाटकोपर के विहार में अत्त दीप भव होने को बताते हुए बुद्ध के आगे मोमबत्ती जलाकर नमन किया। दिवाली के दिन प्रभा देवी के सिद्धि विनायक को फूल चढ़ाकर मन्नत मांगी। पारसी न्यू ईयर डे को चीरा बाजार की अग्यारी, गुरु नानक जयंती को बांद्रा का गुरुद्वारा, सभी के उत्सवों में शामिल हुआ। सभी के तेजों में ईश्वर देखे। अदब से अंदर जाते हुए और धर्म से लबालब जय जयकार करते हुए बाहर आते हुए लोगों के चेहरे देखे। पृथ्वी के सारे लोग बहुत सारे ईश्वरों ने आपस में बांट लिए हैं। किसी की पीठ पर ईश्वर ने अपना हाथ नहीं फेरा, ऐसा कोई मिला ही नहीं। सभी ईश्वरों के पास तो मैं जा नहीं पाया, तो पैदल चलते चलते समुंदर के किनारे पर आ गया। दूर क्षितिज में आकाश ने समुंदर में डुबकी लगाई और अंदर से सरसराते हुए जमीन होकर वो बाहर आ गया। उसी जमीन पर खड़ा होकर आकाश की ओर देखते हुए सभी ईश्वरों को मैंने पुकार कर कहा, तुम्हारी दीवानगी में एक दूसरे पर वार करने वाले ये सारे लोग, इनका एक होना मुमकिन नहीं, लेकिन तुम तो एक हो सकते हो। हे ईश्वरों, हे बहुत सारे परमेश्वरों, तुम्हारे निर्माताओं के सिर पर सवार हुआ है भूत तुम्हारा ही, और वो नाच रहा है भीषण होकर। बहुत सारा खून खराबा हो रहा है तुम्हारे नाम पर। तुम्हारे अलग अलग होने के नाम पर चीरती जा रही है इंसानियत। कर्म कांड से हो रहे हैं हत्याकांड। उपदेशों के अर्थ पर अनर्थ का गरल। मुक्त करो हम सबको तुम्हारी पकड़ से।
हो जाओ विसर्जित इस समुद्र में, बस एक ऊर्जा बनकर रहो, अंधेरे को ध्वस्त करने वाली, अंधेरे को ध्वस्त करने वाली। बहुत समीचीन कविता। एक मयंक जी, एक कविता है जो हमेशा एक बंबई में खासकर जो हम लोग रहते हैं तो हमेशा का एक अनुभव है, ध्यान में आ जाएगा आपके मैं किस बारे में कह रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक ही है दादर स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 4। मैं पुल पर जाने के लिए दुखते कंधे, गर्दन, उंगलियां, घुटने सबकी गठरी बांधकर भरी लोकल से हड़बड़ाते हुए उतरकर प्लेटफॉर्म पर उतरे सैकड़ों के साथ सीढ़ी की ओर चढ़ने लगता हूं। भीड़ की लहरों के साथ सीढ़ी के पायदान तक पहुंचकर पुल से उस पार जाने के लिए मैं सीढ़ियां चढ़ने लगता हूं। चलती गाड़ी से कूदकर खिड़की के पास हल्की नींद लेकर फ्रेश हुए मुस्तंडे भी मेरे साथ सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। फर्स्ट क्लास वाले, सेकंड क्लास वाले, लगेज डब्बे से उतरी कोली औरतें, टिफिन वाले, सामान वाले, हैंडीकैप डब्बे से उतरे अपाहिज, गर्भवती औरतें, उसी डिब्बे में जबरदस्ती घुसे हुए हट्टे कट्टे, भीड़ में जगह बनाते पाकिटमार, उचक्के, लफंगे, लुच्चे, गर्दुले, नौकरी पेशा, धंधे वाले, दुकानदार, एजेंट, सिनेमा, सीरियल, चैनल में, अखबारों में, विज्ञापनों में काम ढूंढने वाले, जिन्हें काम पर जाना है और जिन्हें कुछ काम नहीं है, ऐसे बेकार, फालतू, थके हुए बूढ़े, हिजड़े, कच्चे बच्चे, मर्दों के साथ साथ चलती औरतें, सभी एकाग्र होकर सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। सीढ़ी के पायदान पर बराबर एक एक पांव रखने लगते हैं। एक एक पांव भीड़ के धक्के से अगली पायदान पर डालते हुए निशब्द होकर एक लय में सभी सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। कुछ क्षणों के लिए सीढ़ी चढ़ने का एक भव्य म्यूरल बन जाता है। बहुत जी को मानो सदियों से प्यास लगी हो, इस तरह सभी सीढ़ी की ओर चले आते हैं। सीढ़ी चढ़ना सबके लिए साधना होती है, विपश्यना होती है, प्रेयर होती है, इबादत होती है, अंतर्मुख होकर लिया हुआ एक आत्मशोध होता है। भीड़ में मेरे अपने एकांत से सैकड़ों लावारिस एकांत लाग लपेट करने लगते हैं। सीढ़ी चढ़ने का दृश्य एक भव्य कोरस बनकर मेरे एकांत को पार्श्व संगीत देने लगता है। किसी भी निर्देशक की सूचनाओं के बगैर सीढ़ी चढ़ने की क्रिया सभी लोग बहुत निपुणता से करने लगते हैं। सीढ़ी चढ़ना पायदान खत्म होने तक ही रहना है। सीढ़ी चढ़ना पायदान खत्म होने तक ही रहना है। सीढ़ी चढ़ते समय साथ देने वाली बेजुबान आवाजें सीढ़ी खत्म होते ही दो हिस्सों में बढ़ जाने वाली है। सीढ़ी खत्म होते ही ये सब लोग बाई ओर जाएंगे या दाहिनी ओर मुड़ेंगे, इस बात से मैं सीढ़ी चढ़ते वक्त बिल्कुल बेखबर हूं, बिल्कुल बेखबर हूं। बहुत सुंदर। और ये अनुभव तो मैंने भी किया है कि बहुत ही रिदम और बहुत हार्मोनी होती है जब जी जी बड़ी जी संख्या में लोग दादर जैसे, अंधेरी जैसे स्टेशन पर सीढ़ियां चढ़ते हैं पीक आवर्स। जी जी और मैंने कई बार ये चीजें शायद यहीं देखने को मिलेंगी, बाहर मुश्किल है। और लेकिन जी ये कविता का विषय बन सकता है, ये एक बहुत रोचक बात है। जी जी और जी, जी, शुक्रिया। जी, जी बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल शिलेदार जी। बहुत शानदार कविताएं आपकी रही और जी जो जी। बातचीत एक हमने की है वो भी बहुत उपयोगी हम्म रही। और हम्म अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे अच्छा। पहले कि हम आदरणीय विजय कुमार जी को उनके वक्तव्य के लिए बुलाएं, मैं चाहूंगा संक्षेप में मयंक जी कुछ कहें आज के दोनों कवियों की कविताओं पर।
संक्षेप में, उसके बाद विजय जी आएंगे। मित्रों दोनों एक मिनट, मयंक जी का परिचय तो मैं दे चुका हूँ पहले एपिसोड में बहुत रहने दीजिए, विस्तार से जी। क्योंकि आज थोड़ा समय पहले चला गया है, थोड़ा अस्वस्थ हूँ। कल एक कार्यक्रम था, बुद्धिलाल पाल जी मुंबई में थे, उनका एक समारोह हम लोग आयोजित किए थे, थोड़े से गले में भी दिक्कत है। लेकिन दोनों, जय प्रफुल्ल जी तो मुंबई में रहे हैं, हम लोग के प्रिय कवि हैं। अनामिका अनु को सुनते हुए थोड़ा सा कुछ विरल मुझे लगा। समकालीन हिंदी कविता में अगर 20-25 कवियों को आप पढ़ें तो बहुत कुछ साम्य मिलता है। एक तरह की शैली, एक तरह का ढर्रा, एक तरह की भाषा, एक तरह से मुहावरे लोग एक दूसरे का, पता नहीं समय का प्रभाव है, लोग लेते हैं। अनु जी ने थोड़ा अलग हटके बहुत खूबसूरत अच्छी कविताएं पढ़ी। इनके बहुत यहाँ अच्छे थे। स्मृतियाँ हैं, बहुत मनभावन आत्मीय दुनिया है। माँ है, पिताजी हैं, स्मृतियाँ हैं, बच्चे हैं। ये बटन वाली कविता गजब की कविता है, और मुझे थोड़ा सा विरल लगा, अलग लगा। और हिंदी, सामान्य हिंदी जगत से कम परिचित है अनामिका जी, हालांकि बड़ी श्रेष्ठ और उत्तम कविताएं लिखती हैं। आपका स्वागत है अनु जी। विजय कुमार जी हैं हमारे बीच, और प्रफुल्ल जी को हम सुनते रहे हैं। कुछ एक जो बहुत प्रिय कवि हैं उस लिस्ट में अनु हमारे यहाँ है। हिंदी के बड़े श्रेष्ठ कवियों का अनुवाद किया है। मुझे याद है ज्ञानेंद्र पति को भी आपने हाँ अनुदित किया है। जी उनकी जी। बड़ी बेहद और लंबी कविताओं का भी आपने अनुवाद किया है। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। कौशल किशोर जी भी जुड़े हैं, जी जी भास्कर जी जुड़े हैं। मैं चूंकि बोल नहीं पा रहा हूँ, अपना भी समय विजय कुमार जी को सौंपता हूँ, आप उनसे सुने। विजय जी शुक्रिया सर। जी। सो धन्यवाद मयंक जी। और इस बीच जैसा कि मयंक जी ने बताया, कौशल किशोर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप लखनऊ से हैं, वरिष्ठ कवि, आलोचक, संपादक हैं। अ, प्रोग्राम शुरू होने के कुछ देर बाद आप आए थे और मैं सोच ही रहा था कि आपका स्वागत करूं। अ, अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय विजय कुमार जी को कि वो अपना वक्तव्य यहाँ पे दें। और संक्षेप में मैं आपका परिचय दे दूं। अ, जरूरत नहीं है, सब जानते ही हैं कि हिंदी जगत में एक कवि और आलोचक के रूप में और निबंधकार के रूप में, अनुवादक के रूप में आप समादृत हैं। आपके 3 कविता संग्रह हैं और वैचारिक निबंध भी आपके हैं, जो कि 2 पुस्तकों के रूप में संकलित हुए हैं। आपने उद्भावना पत्रिका का अतिथि संपादन भी किया है। कविता विशेषांक वो था, सदी के अंत में कविता उसका विषय था। इसके अलावा पहल पत्रिका में भी आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, उसके बहुत सारे अंकों में, जो कि विभिन्न विशिष्ट कवियों और साहित्यकारों पर केंद्रित थे। कविता के लिए शमशेर सम्मान आपको मिल चुका है, आलोचना के लिए कविता की संगत पुस्तक पर देवी शंकर अवस्थी सम्मान आपको मिला है, प्रियदर्शनी अकादमी सम्मान आपको समग्र लेखन पर मिला है, और महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी ने भी आपको सम्मानित किया है। आप नवभारत टाइम्स से उप संपादक थे कुछ समय के लिए, और उसके बाद आईडीबीआई बैंक मुंबई से जनरल मैनेजर के तौर पर आप रिटायर्ड हुए। आपका विस्तृत परिचय हम पिछले एपिसोड में दे चुके हैं। स्वागत है आदरणीय विजय कुमार जी, अपना वक्तव्य शुरू करें। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मुंबई कविता नाम की संस्था को साधुवाद दूंगा कि वे इतनी अच्छी गुणवत्ता के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज की भी सुबह जैसे सार्थक हो गई। सबसे बड़ी बात आज की इस काव्य संध्या की ये है कि 2 ऐसे कवि हस्ताक्षरों को आप लाए हैं जो हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं की संस्कृति और वहाँ की स्थानिकता से जुड़े हुए हैं। अनामिका अनु ने जब भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त किया, उसके बाद वो हिंदी की एक बहुचर्चित कवित्री बन गई, और लगातार वो उनकी ओर लोगों का ध्यान रहता है कि वो नया क्या ला रही हैं। अनामिका अनु को मुझे सुनने का पहली बार ये अवसर मिला। मैं सचमुच इस बात को लेके चकित था कि इतनी, जिसे हम स्त्री स्वर आज, पहले आपके कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि
स्त्री स्वर का इतनी प्रमुखता से उभरना हमारे समय के सांस्कृतिक दृश्य की एक बहुत बड़ी घटना है। और इसमें सबसे खास बात ये है कि आप मान लीजिए आप 1 दर्जन स्त्रियों के नाम लेते हैं, आज की समकालीन हिंदी कविता में। मैं उन पुरानी स्त्रियों की बात नहीं कर रहा जो 90 के दशक में इस दृश्य में उभरी। लेकिन आज बिल्कुल 2000 के बाद जो समकालीन कविता में स्त्री स्वर है, मान लीजिए उसमें आप 1 दर्जन स्त्रियों को चुनते हैं, तो आप एक खास बात ये पाएँगे कि इन सभी स्त्रियों के, इन सभी कवियों के अपने-अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं। सबके एक-दूसरे से अलग स्वर है। सबका अपना-अपना वस्तु जगत है। सबका अपना-अपना अंदाज़े बयाँ है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब 1998 में मैं सदी के अंत में कविता का संपादन कर रहा था, तब शायद पहली बार एक काव्य संकलन में हमने 90 के दशक में उभरी उन 5-6 कवित्रियों को एक जगह रखा था और मैंने उन कवित्रियों की भूमिका के रूप में विस्लावा शिंबोर्स्का के उस नोबेल पुरस्कार भाषण को रखा था। लेकिन 2000 तक आते-आते या इस सदी के दूसरे दशक तक स्थिति बहुत बदल चुकी है। आज ये कहा जाएगा, मैं इसे कहना गलत नहीं मानता, कि आज स्त्रियाँ अधिक संभावनाशील दस्तक दे रही हैं हिंदी कविता पर, बजाय के जो युवा कवि उभरे हैं। अनामिका अनु जी की खास बात ये है कि वो केरल में रहकर हिंदी के मुख्य धारा के जो कविता का दृश्य है उनमें उसकी उनकी बड़ी प्रमुख उपस्थिति है। और इन कविताओं को सुनते हुए मुझे जो खास बात लगी कि जैसे हम एक स्त्री कविता के लिए एक बड़ा परिचित मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। तो जो निजी है वो बहुत सार्वजनिक है, यूरोप में ये बात कही गई। तो इसका उलट भी उतना ही सच है, पॉलिटिकल इज़ आल्सो वेरी पर्सनल। तो ये जो अनामिका की इन कविताओं को सुनते हुए मुझे लगा कि बहुत दैनंदिन जीवन के छोटे-छोटे संदर्भ, परिवार की पृष्ठभूमि, रिश्ते-नाते, हमारे चारों तरफ घटते हुए बहुत सारे अंतरंग संदर्भ, उनको लेकर एक व्यापक सच्चाई तक जाना, उनको लेकर एक बड़े वस्तु जगत को बुनना कविता में, एक बहुत बड़े कौशल की माँग होती है। कई बार तो ये लगता है कि ऐसी कविताओं को सुनना एक गूंगे के गुड़ की तरह हो जाता है। आप क्या इसके बारे में बात करें? वो कविता आपको अनुभव करनी होती है, अनुभूति के एक संसार में ले जाती है, जहाँ बहुत छोटे वो बच्चे हैं, घर की स्त्रियाँ हैं, कोई स्मृतियाँ हैं, गुजर गए व्यक्ति की स्मृतियाँ हैं और एक अद्भुत कविता के पिता की स्मृति को उस कुर्ते और उसके बटन से जोड़ना, ये कवि का काम होता है, कवि का स्पेस होता है, जो वो बहुत सारी दुनियावी स्थूल चीज़ों के बीच में बहुत छोटी चीज़ों के अर्थ को एक साकार करता है अपनी कविता में और उनको एक विराट संदर्भ देता है। दूसरी बात मुझे ये भी लगी अनामिका जी की कि इनकी तमाम चीज़ों में एक भौगोलिकता है, एक स्थानिकता है। जैसे ये मेरे लिए ख़ास बात होती है। मैं उसी कवि को आज बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, जो इस ग्लोबल समय में जो एक तमाम तरह का मानकीकरण हो रहा है, उसके बीच में स्थानिकताओं की जो एक अद्वितीयता है, उसको कविता में लाई। तो ये जो स्थानिकता है एक तरह से ग्लोबल के खिलाफ प्रतिरोध है, इस मानकीकरण के खिलाफ प्रतिरोध है। तो अनामिका जी के यहाँ भी नैरेटिव का ये एक नया अंदाज मुझे देखने को मिलता है। जैसे माँ जैसे अकेली रह गई है, उसमें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, परिवार का ढाँचा है, डिटेल्स की सारी मार्मिकता है, आत्मीयता का एक स्वर है। और रसूल हमज़ा तो को एक बिल्कुल एक निजी पर्सनल संदर्भ में उस कविता में ले आना। यह एक कविता उनकी बड़ी अद्भुत है कि हिंसा के बीच में जो ये बच्चियाँ हैं, ये इनके होने का क्या अर्थ है? आज हम देख रहे हैं युद्ध और बर्बरता से ये पूरी दुनिया जिस तरह से आज पीड़ित है, पूरी मानवता पीड़ित है और एक ऐसी धरती बन गई है, जिस धरती में किसी को किसी से कोई लेना-देना नहीं है, युद्ध हो रहा है, जातियों का संहार हो रहा है,
तो खत्म कर दिए जा रहे हैं, एक रोजमर्रा का वो सच बन रहा है। वहाँ कवि की पीड़ा ये है कि ये रोजमर्रा का सच नहीं है, ये एक मेरे समय की सबसे दर्दनाक घटना है। मेरे शब्द इन कठिन सच्चाइयों को ढोएँगे, उनको एक अर्थ देंगे। ये जो मीडिया ने और तमाम तरह के राजनीतिक शक्ति तंत्र ने सबसे भयानक चीज़ों को भी रोज़मर्रा का सच बना दिया है, उसके खिलाफ कविता का प्रतिरोध किस तरह से बनता है, यही हमारे समय की समकालीनता है। यही उस कविता का प्रतिरोध है कि वो पॉलिटिकल को बहुत पर्सनल बनाकर और एक एक गति के भीतर जो बहुत सारे क्रमभंगताएँ हैं, जो दृश्यखंड हैं, जो तमाम मामूली संदर्भ हैं, उनको एक अर्थ देते हैं। तो अनामिका जी की इन कविताओं के लिए मैं सचमुच ये कहूँगा कि एक विलक्षण संवेदना के साथ वो इस हमारे समकालीन संसार में आई हैं और इतनी आत्मीयता से इन कविताओं से मेरा पहली बार परिचय हुआ। दूसरे शुक्रिया। कवि प्रफुल्ल नवाज़िश। शिलेदार हैं। शिलेदार जी के बारे में मैं क्या कहूँ? वो मैंने उनके संग्रह पर नोट्स भी लिए थे। मुझे ये लगता है कि जैसे एक दोनों कवियों में एक कॉमन बात मुझे लगी कि इनके यहाँ एक दृश्य जगत है और चित्र में स्थित बहुत छोटे-छोटे संदर्भ हैं, उनकी घटनाएँ हैं, उनका एक अंदरूनी संसार है, उनकी एक गतिशीलता है। ये हम किसी कविता की एक थीम के आधार पर तो उस पर बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन एक कविता के भीतर जो उसकी बुनावट होती है, जो उसकी एक रचना प्रक्रिया होती है, उस तक जाना मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण होता है। मैं अपने को आलोचक नहीं कहता, मैं कविता का एक रसिक कहता हूँ। मुझे एक अच्छी कविता लगती है, चाहे वो अनामिका अनु की कविता हो या प्रफुल्ल शिलेदार, मुझे उस कविता में देर-देर तक डूबे रहना बहुत पसंद आता है। मुझे ये लगता है कि इस कविता में आखिर संवेदना के स्तर पर जो एक बुनावट है, जो किस तरह से देखना है, जो भाषा के भीतर एक गति है, भाषा के भीतर का जो एक टेम्परामेंट होता है, एक जो गतिशीलता होती है, वो मेरे लिए मेरी अपनी काव्य दृष्टि में बहुत महत्व रखती है। और मैं ये कहूँगा कि प्रफुल्ल की कविताओं को सुनते हुए लगा कि विष्णु खरे ने जो दृश्यात्मकता का एक सारे गद्यात्मक विवरणों के साथ एक आंतरिक लय का शिल्प बनाया था। प्रफुल्ल शिलेदार उस कविता का विस्तार करते हैं, उसको और आगे ले जाते हैं। ये जो समुद्र पर दस्तक संग्रह है, ये हिंदी का एक अद्भुत संग्रह है, जिसमें आप ये देखेंगे कि बहुत सारे छोटे-छोटे, क्योंकि प्रफुल्ल शिलेदार मूल रूप से एक चित्रकार की संवेदना के कवि हैं। तो आप देखिए उनके यहाँ विजुअल्स बहुत महत्वपूर्ण है। वो विजुअल्स के भीतर ख़ास बात ये है कि उनका जो नैरेटिव है, बहुत छोटी-छोटी अलग-अलग दिखती हुई चीज़ों को एक साथ ले आता है, और उनका एक कोलाज बनाता है। तो ये जो एक कविता में दृश्यों का एक लैंडस्केप तैयार करना, जिसमें तमाम चीज़ें एक-दूसरे से कैसे घटती हैं। अब जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण लूँ उनका सीढ़ियों वाली कविता, दादर पुल पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लोग, वो कोई साधारण कविता नहीं है। कोई भी साधारण संवेदना का, औसत संवेदना का कवि ऐसी कविता नहीं लिख सकता, क्योंकि सीढ़ियों पर जो चढ़ना है, वो कैमरे का जो फ़ोकस है, उसको उस साधारण रोज़मर्रा की प्रक्रिया के भीतर के अर्थों के विस्तार को ले आना और एक कॉन्सन्ट्रेट करना। ये जो एक एकाग्रता जो होती है कि एक कवि है जो खड़ा है, देख रहा है सारे मनुष्यों की गतिशीलता को, उनके अलग-अलग संसारों को, उनके एक-दूसरे के साथ बनते और अलग होते संबंधों को, उस भौगोलिकता को, इन सारी चीज़ों को एक साथ, एक जगह इतनी सघनता के साथ रख देना, ये औसत संवेदना का काम नहीं है। एक कविता उन्होंने पढ़ी जो बहुत महत्वपूर्ण कविता थी, उनके संग्रह की पहली कविता है कि जैसे खोई हुई चीज़ें। अब ये मैं अगर एक सेंट्रल मेटाफर बनाऊँ प्रफुल्ल शिलेदार की कविताओं का, तो उनकी कविता, उनके कवि का जो मूल स्वर है, वो नियंत्रण के विरुद्ध एक बगावत है। जिसे तमाम खोई हुई चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, हम उन्हें भूल जाते हैं।
लेकिन वो जो छिटकी पड़ी चीजें हैं उनका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, और फिर जब वो खोई हुई चीजें फिर हमारे नियंत्रण में आ जाती है तो हमारे उपयोग की चीज बन जाती है। तो इस तरह से बहुत मामूली चीजों के साथ उनके अर्थ विस्तार को देना, ये कवि की एक सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देता है। दूसरी चीज मुझे ये लगती है प्रफुल्ल जी की एक अद्भुत कविता है उनकी, हिंदी की मैं समझता हूँ कि वो अद्वितीय कविता है, वो है कारखाना। उस कविता में भी यही जो नियंत्रण की पद्धति है, वर्चस्व की जो पूरी हमारी एक प्रणाली है, जिसमें तमाम चीजों को हम एक रूप बनाना चाहते हैं, मानकीकरण कर देना चाहते हैं, उनको इस्तेमाल में ले आना चाहते हैं, उनके सारे अर्थों को एक एडोकिज्म के भीतर ले आना चाहते हैं, तदर्थवाद के, उन सब के विरुद्ध ये चीजें हैं जो बगावत करती हैं, जो अपनी एक स्वतंत्र सत्ता को चाहती हैं। तो जब ऐसी कोई स्वतंत्र सत्ता को चाहने वाली इकाई होती है, तो वो जो व्यवस्था है जो सबका मानकीकरण कर रही है, वो फिर एक अलग तरह से चौकन्नी हो जाती है कि ये जो चीज है ये अलग क्यों हो रही है। तो एक मैं उनकी 3-4 पंक्तियां पढ़ूंगा। सब कुछ नाप तोल कर बड़ी सतर्कता से यहाँ बनने वाली हर चीज पर नजर रखते हैं हम, ये जो नियंत्रणकारी वर्चस्व की व्यवस्था है, और ख्याल रखते हैं कि बनने वाली हर चीज बिल्कुल एक जैसी हो। किसी चीज ने आंख में धूल झोंक कर थोड़ा सा अलग रंग रूप लेने की कोशिश की तो उसे पहले निकाल बाहर करते हैं, उसे बाजू में ले जाते हैं, फिर उसकी पूरी तहकीकात करते हैं, अलगपन की जड़ें खोजने का प्रयास करते हैं, उसमें भिन्न होने की कौन सी प्रेरणाएं छिपी हुई है ये ढूंढते हैं। एक भी चीज अगर अगर अलग निकलती है तो हम पूरी तकनीक में क्या कमी रह गई इसकी गहराई से तलाशते हैं। ये हमारे समय की टेक्नोलॉजी का कल्चर है। ये हमारे समय की प्रबंध व्यवस्था की पूरी प्रणाली है कि हम लोगों को ये बताया जाता था। मैं एक बड़े संस्थान में काम करता था, तो जब इंडक्शन कोर्स होता था तो बोलते द बेसिक इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉर यू टू अनलर्न द थिंग्स यू हैव लर्न सो फार। अब यहाँ अगर आप भूल जाइए जो कुछ आपने सीखा है, यहाँ जो आपको सिखाया जाएगा वो सीखिए आप। तो ये अनलर्निंग का, अपनी मौलिकता को खो देने का, अपने पूरी जड़ों से और अपने उन रिसोर्सेज से कट जाना और एक नए सिस्टम में ढल जाना, ये हमारे समय की पूरी नियंत्रणकारी व्यवस्था है। हम लोग अक्सर मैं प्रफुल्ल की इस कविता के संदर्भ को रखते हुए बात कहूंगा, हम लोग अक्सर राजनीति के बड़े स्थूल तंत्र में अटके रह जाते हैं। हम ये समझते हैं कि राजनीति का जो बाहरी एक सत्ता तंत्र है जो मीडिया हमें दे रहा है वही राजनीतिक सच है। राजनीति तो तमाम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तमाम प्रबंध व्यवस्था के माध्यम से, हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमें जज करने वाले, हमें मूल्यांकन करने वाले उन मानकों के द्वारा हमारे पूरे व्यक्तित्व को जिस तरह से समेटती है और उनको सांचों में डालती है, वो सबसे बड़ी राजनीति है। और वो हमारे समय की राजनीति जिसके बहुत सारे ऑफशूट्स आपको पॉलिटिकल सिस्टम में दिखाई देंगे, न्यायपालिका में दिखाई देंगे, शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देंगे, पत्रकारिता और मीडिया में दिखाई देंगे। तो ये जो राजनीति का एक बड़ा रूप है जो मनुष्य को सीमित करता है, प्रफुल्ल शिलेदार स्थानिकता के द्वारा, बहुत सारे रोजमर्रा के नैरेटिव्स के द्वारा वो जो नियंत्रण की एक व्यवस्था है और उसके बीच में जो मौलिकता का अपना संघर्ष है, इसके कॉन्फ्लिक्ट को जिस तरह से कविता में लाते हैं वो अद्भुत है। और थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि समुद्र पर दस्तक संग्रह की जिस तरह से चर्चा हिंदी में होनी चाहिए थी, जो उसको महत्व मिलना चाहिए था, वो शायद नहीं मिला है। मुझे ये लगता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण संग्रह है और वो एक नई दृष्टि से पूरे समय को देख रहा है। तो अनामिका अनु और प्रफुल्ल शिलेदार दोनों ने आज की सुबह को सार्थक कर दिया। और मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने जिस एस्थेटिक को हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो आगे भी बहुत सारी चर्चाओं के लिए हमें सूत्र बिंदु मिलते हैं उसमें। हम इन कविताओं को सुनकर वाकई बहुत ही आभारी हैं इन दोनों के कि इतना बड़ा रचनात्मक सुख इन दोनों ने दिया। दोनों को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी, बहुत आभार। बहुत आभार आदरणीय विजय कुमार जी, बहुत ही समग्र, संतुलित और विस्तृत विवेचना आपने की है इन दोनों कवियों के कवि कर्म की और उनकी कविताओं की विशिष्टताओं की। तो इस तरह से हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। मैं आभार ज्ञापित करता हूँ फॉर्मली, औपचारिक रूप से
आज के दोनों कवि जो आदरणीय प्रफुल्ल शिलेदार जी हैं, आदरणीय अनामिका अनु जी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय विजय कुमार जी मौजूद रहे वक्तव्य के लिए, इससे भी हम लाभान्वित हुए। बहुत बहुत आभार विजय कुमार जी। मयंक जी आपका भी बहुत बहुत आभार। और बीच में कुछ देर के लिए कौशल किशोर जी ज्वाइन कर पाए थे लखनऊ से, जो है आपका आभार। और भास्कर चौधरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। धन्यवाद।